हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्लास नंबर 6, ठीक है। क्लास नंबर, लेट मी जस्ट ड्रॉ क्लास नंबर 6। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा, आज उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है, ठीक है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहो या फिर यूनियन गवर्नमेंट में आपका हो जाता है यूनियन लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से स्टेट लेवल में जो जुडिशरी होती है उसे कहते हैं हाई कोर्ट। स्टेट लेवल में जो जुडिशरी होती है उसे कहा जाता है हाई कोर्ट, स्टेट लेवल जुडिशरी। स्टेट लेवल जुडिशरी ऐसा नहीं है, देखो जुडिशरी के बहुत सारे लेवल्स है, वो जो हायरार्की है हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब लाइक जब मैं पूरा हाई कोर्ट वगैरह पढ़ा के खत्म कर दूंगी, और हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, बस कुछ पॉइंट्स है मिसलेनियस पॉइंट्स वो करेंगे और हायरार्की पढ़ेंगे। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स है, फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, रेवेन्यू कोर्ट्स है, ये सारे कोर्ट्स, और फिर आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ये सारी चीजें हमको वन बाय वन पढ़नी है। कौन से एक्ट से हमने हाई कोर्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, आज हाई कोर्ट पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के लिए हमें 2 क्लासेस लगेंगे, ठीक है, 2 क्लास में मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। और आपके एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपका, तो उन्होंने बेंच भी पूछ रखा है, ठीक है, कहाँ पर कौन से हाई कोर्ट का बेंच कहाँ पर है, तो ये बहुत डिटेल में पूछ रहा है। इस वजह से हमको 2 क्लासेस में हाई कोर्ट खत्म करना पड़ेगा, एक क्लास में खत्म करने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ पे जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे कितना पढ़ाना है, ठीक है। डिटेल में इतना पढ़ा दूं कि आपको एक भी क्वेश्चन मेरे क्लासेस के बाहर जाना नहीं चाहिए, ओके। और ये मेरा हमेशा से है, मैं पेड रहो या फ्री रहो, मैं हमेशा से अच्छा ही पढ़ाना चाहती हूँ। बस सामने वाला बंदा सही हो जाए, कि भाई वो ग्रेटफुल रहे हर चीज के लिए, और वो पढ़ने की उम्मीद रखे, बस पढ़ने की इच्छा रखो, पढ़ाने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर सामने वाले टीचर को ही इस तरह से बोलोगे कि ये मत पढ़ाओ या फिर ये जल्दी खत्म करो, वो जल्दी खत्म करो, तो वो डिमोटिवेट होगा वो अलग से ही, और जितना इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो देगा भी नहीं, और फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट लेवल जुडिशरी है, और हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट्स 25 है। अब ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन ही है, लिटरली ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको पूछ लेगा वन लाइनर क्वेश्चन कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में। 1 मार्क्स मिल गया है ना, 1 मार्क मिल गया। तो यहाँ पर क्या है पता है क्या? टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। आपके लिए पता है क्या? टाइम इज इक्वल टू सक्सेस है। अगर आप समझोगे कि टाइम इज इक्वल टू मनी कंसिडर करोगे अभी इस उम्र में, तो ये बहुत गलत बात है। टाइम इज इक्वल टू मनी कब होगा? जब आपका जॉब लग जाएगा ना, तब आपको मनी के बारे में सोचना है। लेकिन अभी आप लोग ऐसे सोचो कि अगर मैं कहीं पर टाइम दे रहा हूँ तो मैं मेरी अपनी सक्सेस को भी पीछे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से टाइम पास कर रहा हूँ तो मेरी सक्सेस को पीछे छोड़ रहा हूँ। अगर वही चीज आप टाइम जो है आपका मैनेजमेंट सही कर रहे हो और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे हो, तो आप आपके सक्सेस के पास में हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो अब देखो, हाई कोर्ट के बारे में बता रही थी मैं, उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस का कोर्स एम रेलवे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुका है। प्लीज जाकर इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे इनरोल कर रखा है, और सबका जो है बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है वहाँ पे। तो आप लोग भी इनरोल कर लेना, और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इस एग्जाम में, ओके। तो जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है यूनियन लेवल पे, उसी तरह से हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे, ठीक है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है आपकी, सुप्रीम कोर्ट है यूनियन लेवल पर, उसी तरह से हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट जो देखो, हाई कोर्ट का कुछ इस तरह से है, आर्टिकल 214, ठीक है, आर्टिकल 214 क्या कहता है संविधान का, कि हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट, हर एक राज्य के लिए, और हर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए हमारा जो है एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या दिया गया कि हर एक स्टेट के लिए एक जो है कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही स्टेट में वो कोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे समझो ऐसे कुछ स्टेट्स है, ओके, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर लेते, A B C D E करते, ठीक है, A B C E।
अब ये जो ई है ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये है आपकी यूनियन टेरिटरी। और ये जो बी और सी है ये स्टेट है, क्या है, ये स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। ओके, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो स्टेट ए है यहाँ पे एक स्कूल है। ओके, यहाँ पे एक स्कूल है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। ये जो स्कूल है, तो सरकार का क्या कहना है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जो स्टेट है ए स्टेट, स्टेट ए में जो स्कूल है वो स्कूल यहाँ के सारे बच्चों के लिए है, ठीक है, ए बी सी ई यहाँ के सारे बच्चों के लिए है। तो जो स्टेट ए है वहां के भी बच्चे उस स्कूल में जाएंगे, स्टेट बी के भी जाएंगे, स्टेट सी के भी जाएंगे और स्टेट ई के भी जाएंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसी स्टेट में या उसी यूनियन टेरिटरी में वो हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, तो ये जो हाई कोर्ट है स्टेट ए का, ठीक है, ये जो हाई कोर्ट है स्टेट ए का, ये हाई कोर्ट बन जाएगा स्टेट बी का, स्टेट सी का और यूनियन टेरिटरी ई का। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो हमारे यहाँ पे जमीन की कमी भी है, ऊपर से हम लोग मैन पावर जो है, ठीक है, मैन पावर हमेशा से कम रखते हैं सरकारी ऑफिसेस में। आप लोग देखो बहुत ज्यादा लोड होता है, आप लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो बहुत मजा आ जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है। हम लोग वो होता है ना, लड्डू खाए पछताए ना खाए पछताए, उस तरह का सिचुएशन है ये। तो जो लोग चख चुके हैं वो लड्डू, उनको पता है कि भाई इतना लोड होता है कि आपका आपका खुद का भी काम होता है, ठीक है, आपका खुद का भी काम होता है और आपके जो जूनियर है उनकी रिक्रूटमेंट ही नहीं करते, बहुत सारे ऑफिस में ऐसा है। अब स्पेशली मैंने मेरे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आई डोंट नो इतना होता है नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये मैंने देख ही रखा है। मेरे जितने भी कलीग्स हैं या फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर ही है, उन लोगों का ये कहना होता है कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं, ठीक है, सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती, एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ कि यहाँ आर्टिकल 214 जो है, आर्टिकल 214, यहाँ पर कहा गया है कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन उसी स्टेट या उसी यूनियन टेरिटरी में वो हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। तो लिखो, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट and union territory, but it does not mean within each state। तो आगे जो हमको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे वहां पे ये देखने को मिलेगा कि एक हाई कोर्ट जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स के फैसले सुनाए जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के जो हाई कोर्ट, एक सिंगल हाई कोर्ट बहुत सारे स्टेट का हाई कोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 214 के हिसाब से ये दिया गया। आर्टिकल 216 कहता है कि एवरी हाई कोर्ट, ठीक है, हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके लिए सारे जजेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए जजेस होते हैं। ये पूरी संख्या जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसीलिए जो हार्ड पार्ट है ना वो पहले हम देख चुके हैं, इस वजह से अभी बहुत आसान जाएगा हमको। तो उसी तरह से आर्टिकल 216 कहता है कि जो भी हाई कोर्ट है, स्टेट में जितने भी हाई कोर्ट्स है उनमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। एवरी हाई कोर्ट comprises a chief justice, ठीक है, and such number of judges as the president may decide from टाइम टू टाइम। जैसे आपका देखो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है, ठीक है, 34 जजेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीफ जस्टिस और जजेस को मिलाकर 34 की संख्या हो रही है ना आपकी। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 216 के हिसाब से कहा जाता है कि हर एक हाई कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, हर एक हाई कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और उस चीफ जस्टिस के साथ कितने जजेस रखना है, नंबर ऑफ जजेस कितने अपॉइंट करने हैं, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। आप टाइम टू टाइम क्यों प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे किस तरह से पता है क्या, कि अगर बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो ऑब्वियसली वहां पर केसेस भी ज्यादा होंगे। या फिर अगर वो ना कंसिडर करे तो ये दूसरी बात कंसिडर कर सकते कि कोई एक हाई कोर्ट है, किसी स्टेट का एक हाई कोर्ट है, लेकिन वो स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो बहुत सारे स्टेट का हाई कोर्ट है। जैसे समझो हम बताए, जैसे गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ असम का हाई कोर्ट ना होते हुए 4 अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, ये आपको लगता होगा नाम से ये तो मैम असम का हाई कोर्ट होगा। नो, असम के हाई कोर्ट होने के साथ साथ ये और भी 3 अदर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनका हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे काम बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर काम बहुत ज्यादा है तो चीफ जस्टिस, ये गुवाहाटी का चीफ जस्टिस, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ कितने जजेस रखना है, ये नंबर ऑफ जजेस यहाँ की संख्या आप बढ़ा सकते हो क्योंकि यहाँ पे काम ज्यादा है। वहीं अगर कोई सिंगल स्टेट है, ठीक है, कोई सिंगल स्टेट है, जैसे तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना है, तो तेलंगाना में एक ही कोर्ट है, ठीक है, तेलंगाना का जो कोर्ट है उसी उसी के वहां पर है, मतलब तेलंगाना में ही वो कोर्ट। तो अब तेलंगाना में हैदराबाद में जो कोर्ट है, सिंगल कोर्ट, सिंगल स्टेट, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस, ठीक है, जो नंबर ऑफ जजेस होंगे उसकी संख्या कम ज्यादा कर सकते हो टाइम के हिसाब से, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा केसेस है तो जजेस की संख्या बढ़ा दो, बहुत कम केसेस है तो जजेस की संख्या कम करो। इससे क्या होगा कि सैलरी वैलरी जो देने का चक्कर होता है ना, क्योंकि जो सैलरी होती है, देखो सैलरी जो होती है जजेस की या फिर चीफ जस्टिस की, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी सैलरी आपकी सीएफआई से नहीं आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती है। इनकी सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो आपका सरकारी खजाना है किसी स्टेट का, ठीक है, किसी राज्य का सरकारी खजाना, वहां से पैसा आता है। क्योंकि देखो ना, अल्टीमेटली हाई कोर्ट किसके लिए काम कर रही है, किसी राज्य के लिए तो काम कर रही है ना, तो फिर पैसा भी तो राज्य ही देगा। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि राज्य में चल रही है कोर्ट और उसके लिए जो है पैसा दे रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं चलेगा। इस वजह से कम ज्यादा करने का प्रावधान जो है यहाँ पर रखा जाता है। तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट ही है जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, हर एक हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। तो आप बोलोगे मैम इतना टाइम होता है क्या प्रेसिडेंट साहब के पास? तो देखो, जैसे मैंने कहा कि 25 हाई कोर्ट है, तो क्या 25 हाई कोर्ट की जो भी जजेस की संख्या है या जो भी है XYZ संख्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है टाइम टू टाइम, तो उनको सिर्फ साइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि उनको जाकर वो हाई कोर्ट के हर एक जजेस को शपथ दिला रहे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजेस को ही शपथ दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, हमारे राष्ट्रपति जी। वहीं वहीं अगर राज्य में पूछा जाए कि राज्य में कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को कौन शपथ दिलाता है, तो गवर्नर, ठीक है, कौन? गवर्नर, जो आपके राज्यपाल साहब होते हैं वो दिलाते। तो यहाँ पे लिखो आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 क्या कहता है कि एवरी हाई कोर्ट जज, ये आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए, एवरी हाई कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with the consultation of, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछ लेता है, आपको लगता है यार हाई कोर्ट के जज मतलब स्टेट के हैं, तो स्टेट क्या है, मतलब स्टेट का ही कोई चीफ मिनिस्टर कर लेता होगा या फिर राज्यपाल साहब अपॉइंट करते होंगे, नहीं, गलत। यहाँ पर प्रेसिडेंट का ही अधिकार होता है, प्रेसिडेंट साहब ही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब उनको शपथ नहीं दिलाते। प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है लाइक राष्ट्रपति साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक जज को शपथ दिलाते बैठे, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ही सीमित है, लेकिन अपॉइंटमेंट इनके ही हाथों में होता है। अब क्या ये किसी को भी उठा के अपॉइंटमेंट दे देते हैं क्या मैम? नहीं, यहाँ पर ऐसा क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट साहब अगर हाई कोर्ट में किसी को जज बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाकर पूछेंगे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहां पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको जाकर पूछेंगे। और ये जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पूछेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट साहब से, ठीक है।
और ये तीनों मिलके, ये मतलब लाइक कि ये पूरी टीम मिलके फिर किसी का नाम रिकमेंड करेगी और फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे, तब जाके वो इंसान हाई कोर्ट का जज बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि महाराष्ट्र है अब, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र समझो ऐसे, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आपको किसी को जज बनाना है, ठीक है, किसी को जज के आपको बिठाना है। लेट मी जस्ट, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अब एक चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस है, लेकिन अब इनको जो है हाथ बटाने के लिए जजेस की तो संख्या चाहिए ना, जजेस बढ़ाने हैं हमको। अब किसी को जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर आप प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे ऑब्वियसली, है ना, प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ऐसे ही हवा में किसी को भी उठाकर वहां पर हाई कोर्ट में जज नहीं बिठा देंगे। वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब पूछेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है, क्या कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताओ किसको यहाँ पर एज अ जज बिठाना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब थोड़े रुक जाइए, मैं मेरे जो टीम मेंबर है उनसे कंसल्ट करके आपको बता दूंगा। तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि कौन है आपके टीम मेंबर, तो वो बोलेंगे कि मैं खुद हूँ, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैं खुद हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट मतलब बॉम्बे कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सब मिलाकर एक किसी का नाम देंगे, उनका अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट लेटर प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे। और ये साइन करने से पहले, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, ये साइन करने से पहले प्रेसिडेंट साहब जो है, जो उस स्टेट का राज्यपाल है, ठीक है, वो स्टेट के जो गवर्नर है उनसे एक बार सलाह मशवरा करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विथ governor of that state before signing that appointment letter or before appointing any judge in that high court। तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर होता है, तो आपको एग्जाम में अब कितना भी बड़ा पूछ लिया जाए या कितना भी डिटेल में पूछ लिया जाए, अब आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो गवर्नर, अब ये गवर्नर वाला चीज यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखो, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ सिर्फ कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, पूछ लेते सिंपल, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विथ हिम, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विथ हिम। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर होती है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की। अब चीफ जस्टिस का क्या है, तो चीफ जस्टिस जो होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, तो उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक तरह से नाम रिकमेंड कर देंगे और फिर साइन वगैरह हो जाएगी। तो वो बहुत बड़ा पोस्ट है, तो इसलिए बड़े बड़े लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जजेस की जो संख्या है या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये पूरी टीम है, नाम देती है, वो तब जाकर आप किसी हाई कोर्ट के जज बनते हो, ठीक है, तब जाकर आप किसी हाई कोर्ट के जज बनते हो। ये ध्यान में रखना है, ये पूरा जो डिटेल में मैंने बताया है एक बार और फिर से देखो, या फिर एक काम करो, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो, अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है, अपने शब्दों में लिख लो, तो और भी बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी चीज। रिटायरमेंट एज कितनी होती है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज, आपका जो लास्ट ईयर पीवाईबी पेपर है आप देखना, उसमें रिटायरमेंट एज पूछी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो हो सकता है कि इस साल आपको हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज पूछ ले, तो ध्यान रखना है रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, ठीक है, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज 62 ईयर्स। उनकी कितनी होती है, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनकी 65 ईयर्स होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, हाई कोर्ट का अगर जज बनना है या हाई कोर्ट में आपको चीफ जस्टिस भी बनना है, तो क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है कि हाई कोर्ट में आप अपॉइंट हो जाओ। तो क्वालिफिकेशन फॉर हाई कोर्ट जज, तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है कि जुडिशियल ऑफिस में एटलीस्ट आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 years of experience
इन लॉ, ठीक है, कानून का आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये कैसे? जुडिशियल ऑफिस माने मैंने आपको कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतना ही नहीं होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इस तरह के जो है कोर्ट्स होते हैं। हम लोग वो देखेंगे आगे जाकर। आपका एनजीटी, नेशनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ऑल, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू वाला, तो ये बहुत सारे कोर्ट्स है, ठीक है। तो वो कोर्ट्स में कभी ना कभी आपने काम कर रखा होगा और 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब क्या है कि आपको लॉ की जानकारी बहुत ज्यादा है, आपको कानून की बहुत ज्यादा जानकारी, तो आप ऑब्वियसली हाई कोर्ट में बैठने लायक हो। तो इसीलिए वहां पे 10 साल का क्लॉज रखा गया है, ठीक है। एटलीस्ट 10 ईयर्स कहा गया है, देखो, ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स। और तीसरी क्या है यहाँ पर कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में एडवोकेट बनते हुए, मतलब हाई कोर्ट में एज अ वकील आपने 10 साल प्रैक्टिस कर रखी हो, तो भी आप अपॉइंट किए जा सकते हो हाई कोर्ट में एज अ जज और चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट इन हाई कोर्ट एज अ एडवोकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 10 साल का इन हाई कोर्ट एज अ एडवोकेट, ये सारी चीजें। तो देखो ये क्वालिफिकेशन थी हाई कोर्ट जज बनने की। बाद में अब देखो जो आपके जैसे मैं कहूँ कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट आपका होता है, देखो, पार्लियामेंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि पार्लियामेंट क्या चीज है। तो पार्लियामेंट होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को एक अधिकार होता है, पार्लियामेंट को आर्टिकल 230 के तहत ये अधिकार होता है कि वो किसी हाई कोर्ट को एक्सटेंड कर सकती है, मतलब उसका जो जुरिडिक्शन है, उसके जो फैसले देने का दायरा जो है वो बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी स्टेट, जैसे हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो दायरा है जुरिडिक्शन का, फैसले देने का या फैसले सुनाने का, वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा माने बॉम्बे माने पूरा महाराष्ट्र के सारे फैसले वहां पर सुनाए जाते हैं, पूरा महाराष्ट्र के वहां पर एक तरह से देखो कि केसेस जाते हैं। उसी के साथ साथ आपके दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के भी जाते हैं, ठीक है। दमन एंड दीव और गोवा के भी केसेस कहाँ पर आते हैं? तो वो भी केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 230 के तहत एक तरह से ये एक पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है, ये लिख लो, अंडर आर्टिकल 230, 230, आर्टिकल 230, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड भी कर सकती है, मतलब दायरा कम भी कर सकती है, और एक्सक्लूड jurisdiction of a high court to and from a union territory, and parliament can also change that, ठीक है। तो पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि वो एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकती है, जो एक्सटेंड भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एंड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में से किसी हाई कोर्ट को, अगर किसी कोई जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये यूनियन टेरिटरी के जो फैसले है वो उसी पर, वो यूनियन टेरिटरी में ही हाई कोर्ट नहीं है, उसका हाई कोर्ट है कलकत्ता में। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो कलकत्ता हाई कोर्ट से ये चार्ज हटा सकती है, ठीक है, ये चार्ज हटा सकती है, और ये जो अंडमान एंड निकोबार के फैसले सुनाने का चार्ज है वो किसी और हाई कोर्ट को भी दे सकती है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट की मर्जी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 230 में ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिखो, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो आपका कलकत्ता में है, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, ठीक है। हाई कोर्ट कौन से एक्ट से बना है आपका? इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1961, यानी
आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, ये अंग्रेजों के टाइम में ही हुआ था 1861। और जो ये कलकत्ता हाई कोर्ट आपका बना था, ये बना था 2 जुलाई 1862। ठीक है, 1862 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, मतलब वो आपका वेस्ट बंगाल वाला जो हाई कोर्ट बना था। ठीक है, हमने देखा बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, 3 बने थे। उसमें सबसे पहला ये 2 जुलाई 1862 वाला बना था। और जो ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार की जो फैसले सुनाए जाते हैं, जो भी केसेस होते हैं, वो अंडमान निकोबार में कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट कलकत्ता का ही हाई कोर्ट है। और एग्जाम्पल दूं, जैसे लक्षद्वीप है आपका, ठीक है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के लिए आपका हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। ओके, केरला हाई कोर्ट है। पौंडीचेरी के लिए आपका मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये दोनों भी जो यूनियन टेरिटरी है वो मर्ज हो चुकी है और सिंगल यूनियन टेरिटरी में शामिल हो चुकी है। ठीक है, इंडिया में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव दोनों मिला के एक हो गई है, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। ठीक है, तो ये 8 है। तो यहाँ पर देखो कि जो आपकी दादर एंड नगर हवेली है, दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये दोनों मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी है, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका हाई कोर्ट है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये 230 आर्टिकल 230 से पार्लियामेंट को इतनी पावर हो जाती है कि वो किसी हाई कोर्ट का दायरा बढ़ा सकती है, किसी हाई कोर्ट का दायरा कम कर सकती है फॉर एनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। जैसे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो क्या वहां पर जो हाई कोर्ट है उसको हटाकर उसका हाई कोर्ट दिल्ली में लेके जाके बिठा सकते हैं या किसी और स्टेट में लेके जाके बिठा सकते हैं? तो जी हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 230 इतना पावर देता है एक पार्लियामेंट को। तो ये समझना है और आपको ये याद रखना है। पता है कि आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम, जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर का पेपर में कल डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें। तो उसमें क्या क्वेश्चन था कि भाई बेंचेस कहाँ बैठते हैं, कौन किसका क्या अधिकार है। तो यहाँ देखना है आपको कि अंडमान निकोबार का जो है, ठीक है, अंडमान निकोबार के लिए हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ही है। दूसरा, लक्षद्वीप के लिए केरला हाईकोर्ट, पौंडीचेरी में मद्रास हाईकोर्ट, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट। इनका एक स्पेशल अपना खुद हाईकोर्ट है क्या इस यूनियन टेरिटरी का? अपना एक हाईकोर्ट, जैसे अंडमान निकोबार में एक हाईकोर्ट बना हुआ है? नहीं, इतना खर्चा नहीं कर सकती सरकार। तो ऐसा है कि छोटे छोटे अगर यूनियन टेरिटरी है तो उनका सारा कामकाज किसी बड़े नजदीकी हाईकोर्ट को दे दिया जाए। उससे क्या हो कि काम जो है वो अच्छे से सीमिंग ऐसे समझो, अच्छे से के बजाय कि ज्यादा खर्चा ना हो सरकार का, ये सोचती है सरकार। ओके, ये सारी चीजें। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इस्टेब्लिश कर सकती है एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये आर्टिकल 230 तो एक्सटेंड और एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 230 वो बात कर रहा है। और आर्टिकल 231 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक कॉमन सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट can establish a common high court for 2 or more state and union territory। तो आपको ये मैं आर्टिकल के साथ इसलिए लिखा कर दे रही हूँ कि अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहे एग्जामिनर पेपर तो आपको आर्टिकल भी पता होने चाहिए। अगर ये आर्टिकल 231 का उदाहरण मैं दूं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट सिर्फ असम का हाईकोर्ट नहीं, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हाईकोर्ट है। ठीक है, गुवाहाटी एग्जाम्पल के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो ये 4 अदर स्टेट का हाईकोर्ट है, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हाईकोर्ट है।
तो ये कल मैं पूरा लिस्ट लिखा के दूंगी, कहाँ पर कौन सा बेंच है, प्रिंसिपल कौन सा, प्रिंसिपल सीट कहाँ है एंड ऑल, वो सब कुछ हमको याद रखना पड़ेगा। मतलब 25 हाई कोर्ट्स के नाम याद रखो, और कुछ कुछ एग्जाम्पल, कुछ कुछ एस्टैब्लिश ईयर भी याद रखने हैं हमको, इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ कुछ कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम याद रखना है, क्योंकि उनकी न्यू अपॉइंटमेंट हो रखी है। तो आप लोगों को काम बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ बच्चों कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो टाइम इज इक्वल टू सक्सेस, जितना टाइम दोगे उतना जल्दी आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। और अब क्या है ना, टाइम कम है ना, टाइम कम है, अभी टाइम कम है, तो इस टाइम कम में जो कम टाइम में बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, उसके साथ अगर निकल जाओगे तो सक्सेस पालोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी कि जनरल अवेयरनेस का कोर्स कम टाइम में सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप वो कोर्स परचेस कर लो और उसको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज यहाँ पर आपको जीए भी आना है, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस भी आना है, या फिर कंप्यूटर नॉलेज कहो, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी आपको पूरा चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी चाहिए। इंग्लिश बहुत बड़ी एक तरह से बैरियर है, तो ये बैरियर पार करने के लिए ये जो है, ये सीढ़ियां फटाफट चढ़नी होगी, तभी जाकर यहाँ पर जाओगे और सक्सेस मिलेगी। दैट्स व्हाई जीके और कंप्यूटर के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं फिर इंडिया में? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज 25 हाई कोर्ट। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स है। अभी जो नया रिसेंट हाई कोर्ट बना है आपका, वो बना है आपका 25th अमरावती हाई कोर्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 2014 को, ठीक है, 2014 को तेलंगाना और आंध्रा अलग अलग हुए, ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए। तो ये हुआ यूं था कि तेलंगाना में जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये एक ही तो हाई कोर्ट था, आंध्र प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट था, जिसकी सीटिंग हैदराबाद में होती थी, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल सीट हैदराबाद में था। जब अलग हुआ तो जो हैदराबाद जो हाई कोर्ट है वो तेलंगाना के बाउंड्री में आ गया, ठीक है, तेलंगाना के बाउंड्री में आ गया। अब जब तेलंगाना के बाउंड्री में आ गया तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमारा हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए और हम हमारा हाई कोर्ट चाहते हैं, और उन्होंने अपनी ही सिटी अमरावती में अपना हाई कोर्ट बनाया, ठीक है, अपनी ही सिटी अमरावती में हाई कोर्ट बनाया। एक अमरावती हमारे यहाँ पर भी है महाराष्ट्र में, लेकिन ये अमरावती जो है ये उन्हीं का एक शहर है, और इनकी ये कैपिटल भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की ये कैपिटल भी है। तो अमरावती में जो हाई कोर्ट बना है वो 25th नंबर का हाई कोर्ट बना है, ठीक है, 2019 में ही बना है ये। तो 25th नंबर का जो हाई कोर्ट बना है वो अमरावती हाई कोर्ट है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कल। 25 के 25 हाई कोर्ट्स का पूरा लिस्ट हमको लिखना है, ठीक है, पूरे 25 के हाई कोर्ट का लिस्ट, उनका प्रिंसिपल सीटिंग, ठीक है, मैं पूरा एक ऐसे लिखा के दूंगी, वो 20-25 मिनट हमारे ऐसे आराम से चल जाएंगे, क्योंकि एक एक हाई कोर्ट का एक एक मिनट तो चला ही जाएगा। तो मैं पूरा आपको लिखा के दूंगी कल की क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अब नया नया आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अब आई एम फीलिंग मच बेटर ना, मेरी तबीयत बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो अब मैं कंटिन्यूअस आप लोगों को वीडियो अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पर सीधा आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देती हूँ, और आपको पैसेज भी मिलता है इंग्लिश का, तो वो भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।